गुड आफ्टरनून दोस्तों। एग्ज़ाम कोच पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आप समझ रहे हैं कि 2023 कुछ आपके लिए खास होगा। खास होगा मतलब ये कि बहुत सारी परीक्षाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए एग्ज़ाम कोच आपके लिए तत्पर है। तो हम लोग जिस तरीके से जीएस की क्लास, जीएस को लोग समझते बहुत बड़ा क्षेत्र है, रियल में बहुत बड़ा क्षेत्र है, जीएस बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आज ज्योग्राफी की आपके लिए पहली क्लास है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ज्योग्राफी शब्द लिखा हुआ है ना। ज्योग्राफी जिसे भूगोल बोलते हो, भू का मतलब आप जानते हो, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब गोल होता है। अर्थात पृथ्वी गोल है इसीलिए भूगोल है। बात समझ रहे हो, पृथ्वी गोल है इसीलिए भूगोल है। अच्छा, ये भूगोल शब्द किसने दिया था? तो भूगोल शब्द जो दिया था, ये दिया था भारतीयों ने। ठीक है, भारतीयों ने भूगोल शब्द दिया है। तो पहले, इससे जब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें भूगोल में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। संपूर्ण भूगोल आपको एग्ज़ाम कोच पे पढ़ाया जाएगा, संपूर्ण भूगोल पढ़ाया जाएगा। मैं अविनेश सर संपूर्ण भूगोल के साथ आपकी तैयारी कराएंगे अगले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, संपूर्ण भूगोल में क्या होता है, संपूर्ण भूगोल में क्या होगा, आप देख रहे हो, संपूर्ण भूगोल का पाठ्यक्रम पढ़ना होता है। संपूर्ण भूगोल का पाठ्यक्रम पढ़ना होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, देखो लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग पढ़ाते हैं। कोई नदियों से स्टार्ट करता है, कोई खगोल से स्टार्ट करता है, कोई महाद्वीप से स्टार्ट करता है, कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करता है, कोई इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करता है। हालांकि पढ़ाया सब कुछ जाता है और पढ़ना भी आपको सब कुछ पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक, तो देखते पाठ्यक्रम पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं, पाठ्यक्रम पे थोड़ा नज़र डालते हैं। देखेंगे आप, खगोलीय भूगोल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? खगोलीय भूगोल लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। माने ये है कि खगोल में जितनी जितनी बातें, जितने आपके बिंदु हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद आपका अगला चैप्टर जो होता है वो होता है अक्षांश और देशांतर, जिसे हम लोग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, माने अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसके बाद तीसरा आपका भौतिक भूगोल, जिसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में आप कह सकते हो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के बाह्य शक्तियों के बारे में पढ़ना है। उसी क्रम में आप चट्टान भी इसी में पढ़ेंगे, उसी में आप पर्वत, पठार, झील, मैदान भी पढ़ेंगे, पर्वत, पठार, झील, मैदान भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ज्वालामुखी तथा भूकंप। ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन बनते हैं, ज्वालामुखी भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है, और हमें भूकंप भी पढ़ना है। उसके बाद आपका अगला चैप्टर जो होगा वो पवन का होगा। ठीक है, पवन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पवन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप देखोगे वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल, वायुमंडल में क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, है ना, सब समझ रहे हो ना। तो इसको सब एक क्रम से पढ़ाया जाएगा, जिसमें जितनी बातें हैं, जितनी छोटी से छोटी और जितनी बड़ी से बड़ी बातें हैं, वो आपको इस वायुमंडल, माने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पूरा संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। एक बार आप पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखेंगे जलमंडल। ठीक, जलमंडल के बारे में हम लोग महासागरों से पढ़ेंगे। जलमंडल का मतलब महासागर, जितने महासागर हैं उसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। जितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जयमंडल, बायोस्फीयर, जैवमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे। जैवमंडल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आपका आता है मृदा, सॉइल, मिट्टियों के बारे में तो बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर एग्जाम में मिट्टियों से क्वेश्चन आता रहता है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक भूगोल पे आ जाइए, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल में आप उद्योग धंधों के बारे में जानेंगे, कैसे क्या होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये विश्व लेवल पे भी पूछ सकता है और भारत के बारे में पूछ सकता है। तो आर्थिक भूगोल के बारे में हो गया। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर परिवहन का भी आता है। ठीक, परिवहन का आता है। परिवहन में आप भारत का परिवहन भी पढ़ेंगे और विश्व का भी परिवहन पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद अगला है जनसंख्या, पॉपुलेशन। आप देखते हैं पीसीएस समीक्षा अधिकारी में जो जनसंख्या से क्वेश्चन आता है, कभी कभी 10-10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या बोलते हो, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो जनसंख्या को भी हमें अच्छी तरीके से पढ़ना
पड़ेगा। ठीक, अगला है विश्व की मानव प्रजातियां। विश्व की मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ना है, कौन सी प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है। ठीक, अगला है विश्व के महाद्वीप। महाद्वीप से ढेर सारी जानकारियां मिलती हैं, महाद्वीप से ढेर सारी जानकारियां मिलती हैं। महाद्वीप आप जानते हो 7 महाद्वीप हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा, ये सब पूछा जाता है ना। तो जब हम लोग महाद्वीप चैप्टर पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जितना कुछ पूछा जा सकता है पेपर में उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद आप देखोगे भारत का भूगोल। आप चाहो तो भारत का भूगोल पहले पढ़ सकते हो, आप चाहो तो बाद में पढ़ सकते हो। और भारत के भूगोल के अंतर्गत जितनी भी जानकारी भारत से रिलेटेड है वो सब भारत के भूगोल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर इतने में कोई समस्या हो, आपने अपना पाठ्यक्रम देख लिया है, कितनी चीज़ों को आपको पढ़ना है, और ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मेरी बात समझ रहे हो। तो हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले खगोल विज्ञान या खगोल भूगोल के बारे में जानेंगे, खगोलीय भूगोल के बारे में, कि खगोल से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, खगोल से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो खगोल विज्ञान समझ रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बात किया जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू होता है। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड में कौन कौन सी गैसें हैं, ब्रह्मांड में सबसे पहले आने वाली गैस कौन सी है, सबसे अंत में आने वाली गैस कौन सी है। जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में कभी बना है उन सब के बारे में हम लोग ब्रह्मांड में बात करेंगे। आप जानते हो कि ब्रह्मांड की बहुत सारी ब्रह्मांड के बारे में थ्योरी आई, जैसे आप देखोगे क्या कहते हैं भूकेंद्रीय थ्योरी आई, भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय का मतलब ये होता है कि टालमी साहब ने बताया है ना। तो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रह्मांड क्या है ये देख लेते हैं। सामान्य रूप से ग्रहों, उपग्रहों, तारों तथा लगभग 100 अरब आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। भाई ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, इन सब का एक सम्मिलित रूप जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहलाता है। आपसे पूछे कि ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। या आपसे पूछ सकता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्या बात समझ पा रहे हो। अगर आपसे ये पूछे कि कॉस्मोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कॉस्मोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप बताएंगे 1730 में। 1730 में एक जर्मन दार्शनिक थे जिनका नाम क्रिश्चियन वोल्फ था। क्रिश्चियन वोल्फ साहब ने 1730 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि सर्वप्रथम कॉस्मोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप कहेंगे जर्मन दार्शनिक क्रिश्चियन वोल्फ ने किया था। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं। लिखा है ब्रह्मांड के बारे में अनेक खगोल विद्वानों के मत आए, माने ब्रह्मांड के बारे में अनेक खगोल मत आए कि क्या था ब्रह्मांड में, कैसे था। तो एक व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है जिनका नाम है क्लॉडियस टालमी। क्या नाम है, क्लॉडियस टालमी। सबसे पहले इन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था। पहला क्वेश्चन बन के आता है कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, भूकेंद्रीय सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था, तो आप बताएंगे क्लॉडियस टालमी। क्या बताएंगे, क्लॉडियस टालमी। इन्होंने, अब ये क्या होता है भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या होता है, 140 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक अल्माजेस्ट में कहा था, अल्माजेस्ट में कहा था कि जो ब्रह्मांड है इसमें जो केंद्र का काम कर रही है वो कौन सी है, पृथ्वी है। अर्थात ब्रह्मांड में जो केंद्र है वो हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर सभी तारे सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। लोगों ने कहा वाह क्या बताया टालमी जी ने कि यार पृथ्वी हमारी सब कुछ है, पृथ्वी के चारों ओर सब चक्कर लगाते हैं। और ये मान्यता
काफी समय तक चलती रही। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी टाल्मी साहब ने दिया था। ठीक, टाल्मी साहब ने दिया था। ये मान्यता चलती रही चलती रही चलती रहे। उसके बाद काफी समय बीता, फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आप देखेंगे क्या है, कापरनिकस, निकोलस कापरनिकस। दूसरी थ्योरी आती है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। उन्होंने कहा कि टाल्मी जी क्या बता रहे हैं, ऐसा गलत है जो इन्होंने बताया, ये थ्योरी गलत है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ना, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। कहा अब हमारी थ्योरी लो, कौन सी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में इन्होंने बताया कि भाई ब्रह्मांड के केंद्र में जो स्थित है वो हमारा सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। किसने बताया, निकोलस कापरनिकस साहब ने बताया। ठीक, तो आपसे पूछे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया, आप बताएंगे निकोलस कापरनिकस ने दिया। निकोलस कापरनिकस कहाँ के थे, तो आप बताएंगे पोलैंड के थे। कहाँ के थे भाई, पोलैंड के थे। उसके बाद आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता पूछ ले, आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है निकोलस कापरनिकस साहब को। कौन सी थ्योरी दी इन्होंने, कौन सी थ्योरी दी, तो आप बताओगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या होती है, ब्रह्मांड में केंद्र का कार्य सूर्य करता है, यही आपकी क्या है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है। बहुत से विद्वान आए, लेकिन आपसे जियोसेंट्रिक थ्योरी पूछता है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पूछता है, और लास्ट वाली वो पूछती है जो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड के बारे में हम लोगों को जानकारी दी, बिग बैंग थ्योरी है ना। उससे पहले एक व्यक्ति ने और बताया, उससे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे वो, स्टीफन हॉकिंस ने। कौन व्यक्ति थे, स्टीफन हॉकिंस साहब थे। उन्होंने बताया कि भाई स्टीफन हॉकिंस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, पहला तो क्वेश्चन ये बन गया कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसकी है, आंसर आएगा स्टीफन हॉकिंस की है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया, और इन्होंने ये बताया कि भाई आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक मटर के दाने के समान था। ब्रह्मांड एक मटर के दाने के समान था। मेरी बात समझ रहे हो, अगर कभी ये आए कि ब्रह्मांड को मटर के दाने के समान किस व्यक्ति ने बताया था, तो आंसर आएगा स्टीफन हॉकिंस ने। तो ये 3 मत हो गए। बड़ी विडंबनाएं थी लोगों के बीच में कि ब्रह्मांड क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितने लोग आते हैं उतनी थ्योरी बताते हैं, है ना। और आपने पढ़ा भी है, सीखा भी है कि जो ब्रह्मांड था वो मटर के दाने के समान था। ब्रह्मांड मटर के दाने के समान था, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा दाब था, इतना ज़्यादा बल था, इतना ज़्यादा घनत्व था कि इसमें अचानक विस्फोट हो गया। इसमें अचानक विस्फोट हो गया और ये बहुत तेजी से फैला, और फैला तो 1.47 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण होने में कितना समय लगा था, तो ब्रह्मांड का निर्माण होने में कितना समय लगा, 1.47 सेकंड में लगा था। मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे पहले आने वाली गैस का क्या नाम है, ब्रह्मांड में आने वाली सबसे पहले गैस का क्या नाम है, आंसर आएगा हाइड्रोजन। क्या आंसर आएगा भैया, हाइड्रोजन। आपसे पूछे ब्रह्मांड में सबसे अंत में आने वाली गैस, ब्रह्मांड में सबसे अंत में आने वाली गैस, तो ऑप्शन आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस, आप जानते हो कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, जलाने में सहायक होती है। यह कथन किसने कहा था, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, जलाने में सहायक होती है। यह कथन किस व्यक्ति ने कहा था, जिसे रसायन विज्ञान का, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसका नाम है लेवासिये साहब। लेवासिये साहब ने दुनिया के सामने बताया कि जो ऑक्सीजन है ना, ये प्राणदायिनी तो है ही है, लेकिन ये जलती नहीं है, स्वयं जलाने में सहायक होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हो, जब आप बर्नर में कोई पाट रखते हो और उस पाट में हल्का सा 1-2 बूंद पानी उस बर्नर पर गिरता है तो उसकी लौ बढ़ जाती है, और पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है या तो हाइड्रोजन होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो हल्की सी बढ़ जाती है। इससे ये ज्ञात होता है कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, जलाने में सहायक होती है। इतनी बात तो समझ पाए होंगे। अब आते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में, आज आधुनिक ब्रह्मांड के बारे में हम जान रहे हैं, ये किस थ्योरी के माध्यम से जान पाए हैं, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, आपके सामने है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी।
इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर साहब ने बिग बैंग थ्योरी कब दिया था? आंसर आता है 1927 में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं? तो बिग बैंग थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है जॉर्ज लेमेंटर। कब दिया? 1927 में। ठीक है, लेकिन इस बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या किसने की? तो इस विस्तृत व्याख्या जो किया वो 1967 में किया गया। पेपर में आता है कि ब्रह्मांड की विस्तृत व्याख्या किस दशक में की गई? तो दशक का मतलब होता है 10 साल, है ना। तो 1960 से 1970 का जो दशक था वो आधुनिक ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो इसकी व्याख्या किसने किया? आंसर आएगा 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि ब्रह्मांड को बनने में 1.47 सेकंड का समय लगा था। कितना? 1.47 सेकंड का समय लगा था। क्या इतनी बात आप समझ पाए? कौन कौन से मत थे? बूसेंट्रिक थ्योरी थी, क्या कहते हैं उसको, जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी थी, और एक जो आपके कौन से व्यक्ति थे उनका नाम आप पढ़े होंगे। कौन से व्यक्ति थे भाई? इससे पहले वाली थ्योरी स्टीफन हॉकिंस ने अपनी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में बताया कि जो आज ब्रह्मांड देख रहे हो ये लगभग 15 अरब वर्ष पुराना है। पेपर में आए कि ब्रह्मांड कितने समय वर्ष पुराना है, या कितना समय बीत गया ब्रह्मांड का, कितने वर्ष समय पुराना है ये, तो आप ये बताएंगे कि इसको 15 अरब वर्ष पुराना बताया जाता है। किसकी पुस्तक में? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक में ये बताया जाता है। तो जितने पेपर में थ्योरी वाले आते हैं जो आपके ब्रह्मांड की थ्योरी से पूछते हैं, और आपसे भैया पेपर में पूछेगा तो इतने पूछेगा कौन सी थ्योरी किसने दिया है, और ये पूछा क्या किया, कब से किया, क्या बताया, इसमें क्या क्या होता है। तो हमने आपको ये बता दिया कि भूसेंट्रिक थ्योरी क्या होती है, या आप जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या होती है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या होती है, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। अच्छा, एक और बात आप ये भी जान लो कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे पूछता है। जो ब्रह्मांड के बाद में कुछ व्यक्ति आए, कुछ भूगोल वेता है, उन्होंने अलग अलग कहा। जैसे किसी ने कहा कि पृथ्वी गोल है, किसी ने कहा पृथ्वी नारंगी के समान है, किसी ने विश्व का मानचित्र बनाया, किसी ने भारत का मानचित्र बनाया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता कि ग्लोब के निर्माणकर्ता का क्या नाम है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। अब देखो भाई, बिग बैंग थ्योरी हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे इन्होंने बताया कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाता है, या पेपर में आपसे पूछ सकता है कि जियोग्राफिका शब्द किसने दिया। सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द किसने दिया था? तो आप बताएंगे इरेटास्थनीज, है ना, इरेटास्थनीज। भूगोल के पिता इरेटास्थनीज को कहा जाता है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटास्थनीज ने किया था। इसमें कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए भैया आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता इरेटास्थनीज को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है वान हमबोल्ट को। किसको कहते हैं? वान हमबोल्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप देख लो भाई। अगला देखो, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहते हैं। अगला है, विश्व के मानचित्र के निर्माणकर्ता का क्या नाम है? एग्जाम में पूछेगा कि विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो विश्व का मानचित्र किस व्यक्ति ने बनाया था? अनेक्जीमेंडर ने बनाया था। किस व्यक्ति ने बनाया था? अनेक्जीमेंडर ने। इतनी बात समझ पाए? भूगोल का पिता इरेटास्थनीज, आधुनिक भूगोल का पिता वान हमबोल्ट, और विश्व का मानचित्र किसने बनाया? अनेक्जीमेंडर ने। मानव भूगोल का पिता कौन है? कार्ल रिटर है। इतनी बात समझ में आई होगी। आगे आपसे पूछता है विश्व का मानचित्र अनेक्जीमेंडर ने बनाया। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अर्थात भारत का मानचित्र किसने बनाया? भारत के मानचित्र के निर्माणकर्ता का क्या नाम है? तो भारत के मानचित्र के निर्माणकर्ता हैं जेम्स एनबिले। बड़ी समस्या, विश्व का मानचित्र बन गया, भारत का मानचित्र बन गया, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा था कि भाई भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर लगाएं कहां। दिमाग नहीं काम कर रहा था, समझ रहे हो। जब सुविधाएं नहीं थी तब लोगों ने मानचित्र बना दिया। आप सभी कहे कि भैया अपने गांव का मानचित्र बना दो,
दिमाग खराब हो जाएगा, बना नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो इन लोगों ने विश्व का मानचित्र बनाया। ठीक है, आगे देखोगे, अगर आपसे पूछे कि भारत के मानचित्र के निर्माणकर्ता, जेम्स एनविले का नाम आता है। ठीक, उसके बाद पूछेगा भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र में लगाने का कार्य किसने किया। भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र में लगाने का काम किसने किया, तो उसका नाम है क्लॉडियस टालमी। विश्व में भारत के मानचित्र को स्थापित करने का काम क्लॉडियस टालमी ने किया, इसीलिए इन्हें मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। पेपर में आएगा मानचित्र कला का पिता किसे कहा जाता है, तो मानचित्र कला का पिता कहा जाता है क्लॉडियस टालमी को। क्या इतनी बात समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से कुछ और आगे बातें करते हैं। वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पृथ्वी के गोल होने का प्रथम विचार किसने दिया, कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, किसने बताया ये, तो पृथ्वी गोल है ये विचार दिया था सबसे पहले अरस्तु जी ने। किसने दिया था? अरस्तु जी। पूछा जाता है अरस्तु किसके गुरु थे, अरस्तु किसके गुरु थे, तो अरस्तु जी सिकंदर के गुरु थे। ठीक, कभी कभी ये गुरुओं वाला क्वेश्चन आ जाता है। पूछे सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। हमने आपको चारों गुरुओं के, तीनों गुरुओं के नाम बता दिए, है ना, ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछे कि सिकंदर, सिकंदर के गुरु का क्या नाम है, तो आंसर आएगा अरस्तु नाम है। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या है, तो आंसर आएगा प्लेटो। प्लेटो के गुरु का क्या नाम है, तो आंसर आएगा, प्लेटो के गुरु का क्या नाम क्या है भैया, प्लेटो के गुरु का नाम है सुकरात। तो आप चारों गुरुओं के नाम आप जान सकते हैं, सुकरात नाम है। ठीक, इतने में कोई समस्या नहीं। उसके बाद अरस्तु के साथ साथ आर्यभट्ट ने भी, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण दिया था। पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण किसने दिया था? आर्यभट्ट जी ने भी दिया था। तो सबसे पहले अरस्तु, फिर आर्यभट्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का आकार नारंगी के समान है, पृथ्वी का आकार नारंगी के समान है, ये किस व्यक्ति ने व्यक्त किया था अपना विचार, तो उसका नाम है न्यूटन। ना से नारंगी, ना से न्यूटन। ठीक, तो न्यूटन साहब ने जो हमारी पृथ्वी है उसको बताया कि ये नारंगी के समान है। अच्छा, नारंगी के समान क्यों है? इसलिए नारंगी के समान है क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हल्की सी धंसी हुई प्रतीत होती है, इसलिए बोला जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये नारंगी के समान है। कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार दीर्घायत है, ये किसने कहा? पृथ्वी का आकार दीर्घायत है, ये किसने बताया? तो आंसर आएगा स्ट्रैबो ने। क्या आंसर आएगा? स्ट्रैबो। ठीक, तो ये कुछ विचार थे जिसे व्यक्त किया गया था, ये विचार थे लोगों के कि क्या किसने कहा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर आप ज्योग्राफी स्टार्ट करते या ज्योग्राफी स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, तो अगर ब्रह्मांड चैप्टर उठाते हैं तो ब्रह्मांड इतने विद्वानों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आशा करते हैं कि आपकी समझ में बात आई भी होगी, है ना। अब कुछ बात करते हैं, जैसे आपसे पूछे कि ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक, तो आपने पढ़ा कि ब्रह्मांड स्टार्टिंग में एक मटर के दाने के समान था, इस पे इतना ज़्यादा फोर्स था, इतना ज़्यादा घनत्व था, इतना ज़्यादा मास द्रव्यमान था कि इसमें अचानक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद ये इतनी तेज़ी से फैला कि 1.47 सेकंड में ब्रह्मांड बन के तैयार हो गया। अब आपसे पूछे ब्रह्मांड में और क्या क्या बातें हैं। ठीक, ब्रह्मांड में और क्या क्या बातें हैं, तो ब्रह्मांड में सबसे पहले हम आकाश गंगा के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में आता है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं, हमारे ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं, और ऐसे पूछता है कि हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। समझ पा रहे हो? तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग लिखा हुआ है आकाश गंगा के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि आकाश गंगा की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है, तो बहुत लोगों ने नाम सुना होगा निहारिका। क्या नाम सुना होगा? निहारिका। और इसको लैटिन भाषा में नेबुला बोला जाता है।
आकाशगंगा की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं निहारिका, और इसी को लैटिन भाषा में बोलते हैं नेबुला। तो क्या समझ पाए आप, निहारिका क्या होती है या नेबुला क्या होता है? अगर कभी आए एग्जाम में कि नेबुला क्या है, नेबुला क्या है या निहारिका क्या है, तो आप ये बताएंगे कि आकाशगंगा की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे क्या बोलते भैया? निहारिका बोलते हैं। समझ में आई बात? आगे बात करते हैं। आकाशगंगा का निर्माण प्रारंभ या आकाशगंगा का निर्माण कौन सी गैस से हुआ? तो हमने आपको पहले बताया कि ब्रह्मांड में या आकाशगंगा में आने वाली पहली गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन है। तो यहां पे पहले हाइड्रोजन के बादल बने, हाइड्रोजन गैस के निर्मित बादलों का संचयन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आकाशगंगा का बनना प्रारंभ होता है। तो आकाशगंगा के बनने में सबसे पहली जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गैस, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक, उसके बाद आगे बात करें, हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं? तो मंदाकिनी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा, हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है, या आपसे ऐसे पूछे हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो आप बताते हैं मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। तो थोड़ा आपको आज हम थोड़ा कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं। मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे। तो मिल्की वे, दुग्ध मेखला एक ही बात है, अंग्रेजी हिंदी वर्जन है ना। लेकिन मंदाकिनी, तो मंदाकिनी हमारे पूरे आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध मेखला है। अब ये दुग्ध मेखला और मिल्की वे का क्या सिस्टम है? तो आप ये कहेंगे कि हमारी ऐसी आकाशगंगा या वो आकाशगंगा जो हमें पृथ्वी से दुधिया कलर की दिखाई देती है, पृथ्वी की दुधिया कलर की दिखाई देती है, उसे हम लोग बोलते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्या बात समझ पाए होंगे? समझ पाए होंगे। तो हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो कई बार एग्जामों में आया, बच्चा जानता है हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिल्लाकार है। कोई समस्या नहीं, ध्यान से सुनना, चार बातें। पहला क्वेश्चन पूछता है, ब्रह्मांड में सबसे पहले आने वाली गैस हाइड्रोजन, सौरमंडल में सबसे पहले आने वाली गैस हाइड्रोजन, आकाशगंगा में सबसे पहले आने वाली गैस हाइड्रोजन, पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली गैस हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन सुनो, ब्रह्मांड में सबसे अंत में आने वाली गैस ऑक्सीजन, आकाशगंगा में सबसे अंत में आने वाली गैस ऑक्सीजन, सौरमंडल में सबसे अंत में आने वाली गैस ऑक्सीजन, और पृथ्वी पर सबसे अंत में आने वाली गैस ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन और बनता है, ऑक्सीजन गैस की खोजकर्ता कौन है? ऑक्सीजन गैस के खोजकर्ता का नाम बताओ। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रिस्टले। ठीक है, प्रिस्टले साहब ने ऑक्सीजन गैस की खोज किया था, और एग्जामिनर पूछ रहा था कब किया था, तो 1774 ईस्वी में किया था। इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बात करते हैं। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, तो ये थोड़ा सा ब्रह्मांड का जो एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रह्मांड से क्वेश्चन लगभग हमने ब्रह्मांड में आपको बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा पाई जाती है? हमारे आकाशगंगा के सबसे नजदीक पाई जाने वाली आकाशगंगा का क्या नाम है? बताओ भाई। तो हमारे सबसे नजदीक आकाशगंगा जो पाई जाती है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा नामक आकाशगंगा है जो हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक पाई जाती है। तो हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक पाई जाने वाली जो आकाशगंगा है उसका नाम एंड्रोमेडा है। इतनी बात तो समझ पाए होंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में आपको जानकारी दी गई। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के बारे में क्या जानेंगे कि ये विषुवतीय व्यास क्या होता है, ध्रुवीय व्यास क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, ये हमारी पृथ्वी है ना। ठीक भैया, ये मानो पृथ्वी है
और एक आप जानते हो कि हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा गुजर जाती है जिसका नाम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या आप कह सकते हो इक्वेटर। और एक देखोगे जो हमारे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को बांटने का, छूने का कार्य करती है, टच करती है, ठीक है। तो इसको एक नाम ये दे दिया जाता है, इसको नाम ये दिया जाता है, आप ये कह सकते हो कि जो हमारे गोले के बीचों बीच से गुजरती है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो व्यास बोलते हैं तो इसका हम नाम दे सकते हैं विषुवतीय व्यास। क्या नाम दे सकते हैं? विषुवतीय, विषुवतीय व्यास। ये आपकी हो गई विषुवतीय व्यास। आप देखोगे कि हमारी पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है। तो चपटी है तो क्यों चपटी है? चपटी है तो क्यों चपटी है? उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये अंतर कुछ है कि नहीं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में लंबाई में कुछ अंतर है कि बराबर है। तो एक क्वेश्चन बनता है विषुवतीय व्यास, आपसे पूछता है कि विषुवतीय व्यास का मान कितना होता है? तो विषुवतीय व्यास का मान होता है 12,756 किलोमीटर। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई क्षण हो जिसकी लंबाई 12,756 किलोमीटर हो, अगर उसको पृथ्वी के पूर्वी सिरे से प्रवेश कराया जाए तो वो पृथ्वी के पश्चिमी सिरे को छू लेगी। मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद इसको हम नाम दे सकते हैं ध्रुवीय व्यास। क्या नाम दे सकते हैं भैया? ध्रुवीय व्यास दे सकते हैं, इसे ध्रुवीय व्यास नाम दे सकते हैं, ध्रुवीय व्यास। ठीक, आपसे पूछे कि बताइए पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास का मान कितना होता है? पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास का मान कितना होता है? तो आप बताएंगे 12,713 किलोमीटर। कितना बताएंगे? 12,713 किलोमीटर। ठीक, अगर पूछे ध्रुवीय व्यास का मान 12,713 किलोमीटर, विषुवतीय व्यास का मान 12,756 किलोमीटर। अब जो ये अंतर देख रहे हो ना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो अंतर देख रहे हो, पेपर में आपसे कभी भी पूछ सकता है विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में, और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है? अंतर कितना है? ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है? तो आप ये कह सकते हैं कि 12,756 माइनस 12,713 किलोमीटर, इसको आप माइनस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे भैया, तो आपका निकल के आएगा 12,713 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 43 किलोमीटर। ठीक, ये 43 किलोमीटर का अंतर है भाई। ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चपटी हुई नजर आती है। तो इतनी जानकारी आपको मिली होगी कि विषुवतीय व्यास का मान कितना होता है, ध्रुवीय व्यास का मान कितना होता है, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितने किलोमीटर का होता है, ये सब जानकारी आपको मिली होगी, है ना। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में पूछता है आपसे, इतना तो समझ गए होंगे, है ना। आगे देखते हैं, ध्रुव के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ध्रुव के बारे में हमें जानकारी लेना है, तो फिर से हम पृथ्वी को बनाएंगे, ठीक, पृथ्वी को बनाएंगे। ठीक, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक, उत्तरी ध्रुव की खोज करता पूछे
खोजकर्ता का नाम पूछे तो किसने किया? रॉबर्ट पियरी ने। किसने किया भाई? रॉबर्ट पियरी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछे दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? दक्षिणी ध्रुव की खोज किस व्यक्ति ने किया? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था रोवाल्ड एमंडसन ने। किसने किया भाई? रोवाल्ड एमंडसन ने। ठीक, रोवाल्ड एमंडसन ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज रोवाल्ड एमंडसन ने किया, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने किया। कब किया? तो 1901 में। 1901 में उत्तरी ध्रुव की खोज होती है। जस्ट 10 साल बाद 1911 में दक्षिणी ध्रुव की खोज होती है। ठीक। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? हमारी पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? ऑप्शन देगा परिक्रमण गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, दोनों, पृथ्वी के झुकाव के कारण। कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात छोटे क्यों होते, छोटे बड़े क्यों होते हैं? आपने देखा होगा, अपना भारत देश ले लो, कभी दिन बड़े होते हैं, बड़े का मतलब अवधि बड़ी होती है, 13-13 घंटे दिन होता है, गर्मियों में लंबे दिन होते हैं और सर्दियों में छोटे दिन होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? जल्दी बताओ भाई आंसर। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात छोटे बड़े होते हैं वो पृथ्वी के झुकाव के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के झुकाव के कारण दिन और रात होते हैं। अब आपको ये तो पता होगा ना कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश लंबवत क्रम से पड़ता है। कभी उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ता है कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर पड़ता है। ठीक, तो इतना तो समझ ही रहे हो। तो इस कारण से पृथ्वी के झुकाव के कारण हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो छोटे और बड़े होते हैं। तो इसके लिए हमें कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक व्रत और कौन सा व्रत? आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, ये सब पढ़ना होता है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है। आपसे पूछे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री। आपसे पूछे पृथ्वी का कक्षीय झुकाव, आंसर आएगा 66.5 डिग्री। ठीक, तो इसके लिए जब हम लोग अभी कर्क रेखा और मकर रेखा, अगला चैप्टर जब अक्षांश और देशांतर से पहले देखेंगे तो कर्क रेखा मकर रेखा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध पे दिन और रात कब बड़े होते हैं कब छोटे होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध पर दिन और रात कब बड़े और कब छोटे होते हैं। तो इसके लिए हमें अगली क्लास में आप सबके सामने ये बता दिया जाएगा, अच्छे से समझा दिया जाएगा कि कैसे दिन और रात बढ़ते घटते हैं, कब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, कब दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। इसके बारे में सब आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।